हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। और दोस्तों, आप सबको पता है कि हम एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी और एनस्टेट में आने वाली हर संस्कृत को कवर करते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। और हम संस्कृत की ज़्यादा गहराइयों में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सभी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और कृपया करके दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। हमारी अच संधि चली हुई है। आज अच संधि में दो वार्तिक हैं, ये जो पीछे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, जिसमें से एक है अक्षाद उहीन्यायाम उपसंख्यानम, अक्षाद उहीन्याम उपसंख्यानम, ठीक। और दूसरा हमारा है सकंदवादीषु पररूपम वाचम, सकंदवादीषु पररूपम वाचम। ये क्या कुछ करते हैं, कैसे इनकी परिभाषा आप देखो जरा। अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पहला हमारा वार्तिक है अक्षाद उहीन्याम उपसंख्यानम। ये अक्षाद उहीन्याम उपसंख्यानम वृद्धि विधायक है, ठीक है, वो साथ में लिख दिया गया है। वृद्धि विधायक वार्तिक है ये कहता है कि अक्ष शब्द से उहीनी शब्द परे हो तो, अक्ष शब्द से उहीनी शब्द परे हो तो पूर्व और पर के, पूर्व और पर होता है प्लस के निशान से इस तरफ वाला और प्लस के इस तरफ वाला, ठीक है। पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो, वृद्धि एकादेश हो, ठीक है। अब जैसे इसका ये उदाहरण है अक्ष उहीनी। अब इस अक्ष में जो ए है, इस अक्ष के अंदर ए है और यहाँ पर पूर्व है, ये यहाँ पर होता है पूर्व और ये यहाँ पर होता है पर, ठीक है। वैसे तो ए के बाद ऊ आता है, ए के बाद जब ऊ आता है तो आप सबको पता है कि यहाँ पर आग गुण से गुण होना था ओ, ठीक है। इन दोनों के स्थान पर ओ होना था, लेकिन नहीं, ये सूत्र की कंडीशन यहाँ पर पूरी है। ये कह रहा है कि अक्ष से यदि उहीनी शब्द परे हो तो गुण एकादेश नहीं होता है, वहां पर वृद्धि एकादेश होता है। और वृद्धि में आप सबको पता है कि हमारा क्या बनता है, औ बनता है, औ। इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, ना कि ओ नहीं होगा, औ होगा, ठीक है। औ होगा हमारा यहाँ पर, तो औ होने के बाद, यहाँ पर औ होने के बाद इन दोनों के स्थान पर औ हो गया। और इस तरफ ये थाई, अब यहाँ पर नया कोण है, कैसे हो गया, ये आगे आने वाले जब इसका सूत्र आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि कैसे नया कोण हो गया, ठीक है। तब तक सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अक्ष शब्द से उहीनी शब्द परे हो तो ए को और उ को औ होता है, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि होता है औ, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर अक्षोहिणी बन गया। और अक्षोहिणी का मतलब होता है सेना का परिणाम विशेष। सेना का परिणाम विशेष का मतलब होता है कि महाभारत के समय में जब सेनाएं होती थी वो अक्षौणी सेनाएं कहलाती थी। अक्षौणी सेना, जैसे कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, ठीक है। उसके लिए अक्षौणी शब्द का प्रयोग कहा गया था वहां पर। और यहाँ पर वररुचि जी ने वार्तिक में ये कहा है कि अक्ष शब्द से परे यदि अक्षौहिणी शब्द हो जो किसी संख्या विशेष के परिणाम में हो तो वहां पर गुण संधि न होकर के वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि में आप सबको पता है कि औ होता है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, स्टेट में ये पूछ लेगा, स्टेट में ये शब्द दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस शब्द को, यह शब्द किस सूत्र का उदाहरण है। तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, इन 4 ऑप्शनों में आपको एक ये मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका है, ठीक है। या फिर दे देगा अक्ष उहीन्याम उपसंख्यानम, या फिर ये दे देगा अक्ष उहीन्याम उपसंख्यानम सूत्र और आपको कह देगा कि इसका उदाहरण कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उदाहरण अक्षौहिणी है, ठीक है। नया कोण कैसे होगा ये आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस अब फिलहाल इस पर है, अक्षौहिणी सेना पर और सूत्र पर, ठीक है। और इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे ना तो अक्षाद, इसका मतलब होता है अक्ष से परे, सप्तमी का है, उहीन्याम, उहीनी उपसंख्यानम, किसी संख्या के रूप में हो। ये संख्या के रूप में ही होती है, गिनती होती थी अक्षौहिणी सेना की 11 अक्षौहिणी सेना, 7 अक्षौहिणी सेना, 1 अक्षौहिणी सेना, ठीक है।
तो ये इसका वृद्धि कर देगा और गुणों को रोक देगा। गुण नहीं होगा, गुण न होने के कारण यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा एक वाक्य है सकंधवादिषु पररूपम वाचम। सकंधवादिषु पररूपम वाचम, ये कहता है कि सकंधुवादी को पररूप वाचम कहा जाता है। पररूप का मतलब होता है कि परले जैसा रूप हो जाना। एक पहले आपको प्रवाहकार सूत्र एंगी पररूपम, वह भी पररूप करता था। ठीक है, और ये भी पररूप करेगा। ये कहता है कि सकंधु आदि, यहाँ पर एक सकंधु लिख दिया गया है और आदि का मतलब होता है कि और भी बहुत होते हैं, वो आपको उदाहरण में लिखवाए जाएंगे। ठीक है, तो सकंधु आदि के पररूप होता है वाचम कहा जाए। पररूप विधायक सूत्र है, वार्तिक है ये। ठीक है, पररूप विधायक वार्तिक, ये परले ये कहता है कि जो प्लस के इस तरफ है उसके जैसा ही वैसा का वैसा हो जाना। अब सकंधु आदि के विषय में उनकी सिद्धि के अनुगुण, सिद्धि के अनुगुण का मतलब होता है जो सिद्धि होती है वहां पर इनके उचित अनुकूल के अनुसार पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में पररूप एकादेश हो, पररूप एकादेश होता है। ठीक है, अब इसके ये कुछ उदाहरण है, सकंधु है, मनीषा है, सकंधु है, मार्तंड है, हलादी है, और भी कुछ उदाहरण है। आप इसका तो समझ गए होंगे, इसका ये संधि विच्छेद है, इनका भी करवाएंगे, जगह कम होने के कारण यहाँ पर सिर्फ एक बार सीधा लिख के दिखाया आपको। तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। अब शब्द से परे उभयनिष्ठ शब्द हो तो इस वार्तिक के कारण यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, गुण नहीं होता है। ठीक है, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ये जो उदाहरण है सकंधवादिषु के, इनको संधि विच्छेद करके आप डिटेल से करेंगे। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये इसके उदाहरण है सकंधवादिषु पररूपम वाचम के, जो एक पररूपम विधायक वार्तिक है। ठीक है, इसका पहला उदाहरण है सक परसंधु। अब यहाँ पर नोट करने वाली ये बात होती है कि यहाँ पर भी इस सक में ए है और इस अंधु का भी पहला अक्षर ए है, तो इन दोनों को होना तो चाहिए था दीर्घ, आकाशावर्ण दीर्घ सूत्र से दोनों को दीर्घ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हमारा सूत्र था दीर्घ सूत्र का आकाशावर्ण दीर्घ, वो दीर्घ करता था। तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, इन दोनों को मिलकर के आ होना था। ठीक है, एक सूत्र किया था हमने ए प्लस ए आ होता है। ठीक है, या फिर आ, ये आ के बाद दीर्घ आ या ह्रस्व ए हो तो दोनों को आ होता है। ठीक है, ये हमारा आकाशावर्ण दीर्घ का था। यहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो सक में ए है, इस सक में जो ए है, इस ए की टी संज्ञा होती है। यहां पर इस ए की टी संज्ञा हो रही है। ठीक है, टी संज्ञा होने के कारण यहां पर वो सूत्र नहीं आता है आकाशावर्ण दीर्घ, वो वगैरह टीके जहां पर टी संज्ञा नहीं होती वहां पर आता है आकाशावर्ण दीर्घ सूत्र, और उसकी कंडीशन पूरी होते ही वो दीर्घ कर देता है। लेकिन यहाँ पर ए की टी संज्ञा होने के कारण यहाँ पर इस वार्तिक का काम आ गया, और ये ए और ए को इसका इन दोनों को, इसमें जो ए है और ये जो ए है, इन दोनों को ये ए ही रखता है, पूर्व रूप पररूप रखता है, इस ए को इसमें मिला देता है। और इस सक में जो ए है, सक में जो ए है, इसकी टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, टी संज्ञा होने के कारण आप ये सोच लो कि ये सूत्र आ जाता है सकंधवादिषु पररूपम वाचम, और इन दोनों के स्थान पर क्या कर देता है, यहाँ पर ए कर देता है, पररूप बना देता है इसको। और इसका जो ए होता है ना, इस सक में जो ए है उसको टी संज्ञा होकर टी संज्ञा हो जाती है, जहाँ पर उसका एक सूत्र होता है वहाँ पर वो लोप भी कर देता है, और ये एक प्रकार से आधा ही बच जाता है। आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना कि कौन सा सूत्र टी की संज्ञा करता है, कौन सा सूत्र लोप करता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सक, मनस, करक, मार्तंड, हल, लांगल, कुल, उल्टा है बनता है, जो लांगलीसा बनता है, हनीसा बनता है, मार्तंड बनता है, करकंधु बनता है, मनीषा बनता है, सकंधु बनता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ये शब्द आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये सूत्र के उदाहरण है।
और यहाँ पर ये सूत्र दे देगा आपको कि सकंदवादी सुपरूपम वाचक के सूत्र कौन से है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शनों से इनमें से एक मिलेगा, इनमें से एक मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कौन सा उदाहरण है। समझ गए? अगर नहीं समझे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि आपके समझ में नहीं आया है, और दोस्तों में शेयर करते रहिए भाई वीडियो को, ठीक है। अब सकंदु है, सकंदु का मतलब होता है शक देश या शक जाति के लोगों का एक कुआं। शक देश था पहले समय में, उस सकंदु का मतलब होता है शक देश, या फिर सकंदु का मतलब होता है शक जाति के जितने भी लोग थे उनका एक कुआं, उसका मतलब होता है सकंदु। इसी प्रकार हमारा मनस प्लस ईसा, इस मनस प्लस ईसा में हमने बताया था कि अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, ये भी बताया था कल। अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, और अंतिम अच के बाद यदि व्यंजन है तो वो उस व्यंजन के साथ ही जाता है। जैसे ये मनस है, देखो यहाँ पर जैसे कि मनस है, मनस में अंतिम अच कौन सा है हमारा, अच में हमारे सारे सवाल आते हैं, तो इसमें ए है, अंतिम अच ए है इस न में। जब आप इसको संधि इसका वो करोगे विग्रह है तो ऐसे बनाएगा ये प्लस है। अब देखो अंतिम अच कौन सा है, ये ए है, वो पहले बता दें कि अंतिम अच के साथ यदि पीछे व्यंजन भी हो तो इन दोनों को ही टी संज्ञा हो जाती है, टी संज्ञा, ठीक है, टी संज्ञा हो जाती है। अब इस न में ए के साथ इसकी टी संज्ञा हो गई, अब ये आधा बच गया, अब ये इतना बच गया, ठीक है, मैं न ये इतना बच गया। आप इसको इसमें जोड़ोगे तो ये इसमें आ जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। और ये पररूप में क्या है, ईसा है, पररूप में है ईसा, ठीक है, पररूप में ईसा है। तो पररूप का जो ये ई है, इस सूत्र के कारण क्या हो जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा, ई इसमें पूरा मिल जाएगा, और पीछे ये ऐसा कैसा, तो इसका मतलब जाता है मनीषा। और मनीषा का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि के लिए हम मनीषा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मनीषा हमारा सिद्ध हो गया है। आपको कल बताया जा चुका है कि मनस में जो टी संज्ञा होती है वो अंतिम अच की होती है, अंतिम अच की होती है, और अंतिम अच के बाद यदि व्यंजन है तो वो उस व्यंजन को भी साथ रख लेता है, ठीक है, समझ गए। अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, और अंतिम अच के साथ यदि व्यंजन है तो उस व्यंजन को वो अपने साथ ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर इसने इसको स को साथ में ले लिया और टी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा होने के कारण ये सूत्र आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सिद्धि हो गई मनीषा। आप एक दो बार वीडियो को देखोगे और इसका नोट तैयार करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर करक प्लस अंधु है, अब करक है, करक प्लस अंधु है, अब इस करक में ए है और इस तरफ भी क्या है, ए है। वैसे तो इनको दीर्घ होना चाहिए था अकस्मात दीर्घ सूत्र के कारण, लेकिन यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है क्योंकि ये सकंदवादीसु का एक शब्द है, सकंदवादीसु का है, तो इसका जो है इसको टी संज्ञा हो जाती है, टी संज्ञा होने के कारण ये सूत्र इसको यहाँ पर मिलाकर इसको पररूप बना देता है, तो करकंदु हमारा सिद्ध हो जाता है, कर प्लस अंधु, कर अंधु का मतलब होता है सूर्य। इसी प्रकार मारतंड, मारत प्लस अंड है, इसका मारतंड का भी मतलब सूर्य होता है। अब जैसे मारत में है मार प्लस अंड, में ए है, इस तरफ भी ए है, ठीक है, लेकिन इस ए को टी संज्ञा हो जाती है, टी संज्ञा होने के कारण ये सूत्र आ जाता है और इसको पररूप कर देता है, और ये बन जाता है मारतंड है, मारतंड बन जाता है भाई, ठीक है। हल प्लस ईसा, इसी तरह है, इस ए को क्या हो जाता है, इस ए को टी संज्ञा हो जाती है, टी संज्ञा होने के कारण ये पररूप हो जाता है। हल का दंड, जो हल होता है खेतों में चलाने वाला, उसका एक दंड होता है, उसके लिए हलीसा शब्द प्रयोग होता है, हलीसा हमारा सिद्ध होगा। यहाँ पर ऐसे ही लांगल प्लस ईसा, लांगल प्लस ईसा, हल का ही डंडा होता है, लांगलीसा का भी प्रयोग करते हैं उसके लिए, तो यहाँ पर लांगलीसा, यहाँ पर जो ए है इसकी टी संज्ञा हो गई,
टी संज्ञा होने के कारण इसमें ये सूत्र आ गया है और इस सूत्र ने इसको प्रूव कर दिया है कि ई का जैसा ही रूप हो जाए। अब यहाँ पर उल्टा है, कुल में जो ए है और इधर भी ए है, ठीक है, तो कुल के ए को टी संज्ञा हो जाती है, ठीक है, टी संज्ञा हो जाने के कारण ये सूत्र आ जाता है यहाँ पर और ये इसमें मिलाकर इसको प्रूव कर देता है। तो उल्टा का मतलब होता है व्यभिचारिणी स्त्री, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए हैं तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो और इसे दोस्तों में जितना उससे शेयर करते रहिएगा। हर सूत्र का हमें ये पता होना जरूरी है क्योंकि स्टेट में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्ररूप विधायक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन में दिया मिलेगा आपको ये भी और प्ररूप विधायक सूत्र कौन सा है वो भी। प्ररूप अगर आपसे स्टेट में ये पूछ लेगा कि प्ररूप विधायक सूत्र कौन सा है तो प्ररूप विधायक सूत्र जितने भी हम कवर करेंगे ना उनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, या ये मिल सकता है या ऐंगी प्ररूप मिल सकता है या आगे ना आने वाले जैसे प्ररूप संधि में ये जैसे सकंदवादिशु है, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस सूत्र का कार्य क्या होता है, प्ररूप विधायक होता है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। और पीछे आप पेपर जितने उठा के देखोगे ना तो आपको मिलेंगे कि ये पूछा हुआ है कि संधि कौन सा संधि क्या सूत्र करता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके एक दो और उदाहरण है वो लिखवा दें। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बस इन चारों में से ही पूछता है हर बार और इनसे नहीं पूछेगा, लेकिन हमें इसकी नॉलेज होनी भी जरूरी है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट ये चार है और ये आपको भी करने हैं। इसके एक दो और रहते हैं वो लिखवा देंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इसके दो और ये उदाहरण दें, इसमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो सार प्लस अंग है, सार प्लस अंग है का मतलब होता है सारंग और मृग या मोर होता है, ठीक है। अब इस सार में ए है, इस सार के अंदर ए है और इस तरफ भी ए है। वैसे तो यहाँ पर कैसा बने दीर्घ से दीर्घ संधि का काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो इस ए की टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा हो जाने के कारण यहाँ पर ये सूत्र आ जाता है, ये वार्तिक आ जाता है और ये वार्तिक कहता है कि मैं यहाँ पर टी संज्ञा इसकी हो चुकी है तो मैं यहाँ पर प्ररूप करूंगा। तो ठीक है, इसके इन दोनों के स्थान पर इसका ये परले वाला रूप ही यहाँ पर कर देता है और दोनों को ए हो जाता है और यहाँ पर सारंग बन जाता है। सारंग, सारंग जिसका मतलब होता है मृग या मोर, समझ गए। अब पतंजलि, पतंजलि भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पतत जमा अंजलि, अब यहाँ पर पतत है, मैंने बताया था कि अंतिम अच इसमें ए था इसका, तो इसकी ए की हो गई, लेकिन इसमें अंतिम अच क्या है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे इसमें से ए निकालेंगे, ठीक है। इधर भी इसको ऐसे और ये पीछे वाला तो आता था ही, ठीक है। ये पूरा पै यहाँ है, ये पूरा तय ये है और ये आधा तय ये है, ठीक है। तो अचोन्त्यादि जो टी संज्ञा करता है वो अंतिम अच की करता है। अब अंतिम अच यहाँ पर ये है, अगर हम इसको अंतिम अच मानेंगे तो इससे पहले एक और अच है, ठीक है, लेकिन अंतिम अच की करता है तो अंतिम अच ये है। अच में हमारा स्वर आते हैं, ठीक है। जो अच होते हैं अच प्रत्याहार, इसमें हमारे सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। सभी स्वर आ जाने के कारण यहाँ पर अंतिम अच ए है, अंतिम अच ए है। और पहले बताया था कि अंतिम अच के बाद यदि व्यंजन भी है तो वो इस व्यंजन को भी साथ में ले लेता है और इसके कारण यहाँ पर जो ये अत है इनकी क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा हो गई। टी संज्ञा हो जाने के कारण यहाँ पर जो ये वार्तिक है ये आ जाता है और ये कहता है कि यहाँ पर तो टी संज्ञा है तो यहाँ पर मैं प्ररूप करूंगा। प्ररूप कैसे करता है वो, अब इन दोनों की टी, इसकी टी संज्ञा हो गई है, यहाँ पर प्ररूप करने के लिए ये कहता है कि मैं इस ए को ही यहाँ पर मानूंगा। तो इस ए की हो गई, क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा होने के कारण प्ररूप हो जाता है ये वाला, तो यहाँ पर बन जाता है हमारा पतंजलि, ये पतंजलि बन गया, ठीक है। सब अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर जो पतत है
ये पतत का हमने संधि विच्छेद किया। अंतिम अच यहाँ पर है ए, अंतिम अच की ए करता है और ये सूत्र कहता है कि ये अंतिम जो टी संज्ञा करने वाला सूत्र है ये कहता है कि अंतिम अच की करता हूँ टी संज्ञा, लेकिन उसके साथ यदि व्यंजन है तो उस व्यंजन को भी साथ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अत को इसने साथ ले लिया, ठीक है। साथ लेने के कारण यहाँ पर अत की टी संज्ञा हुई, टी संज्ञा हो जाने के कारण यहाँ पर ये सूत्र आ जाता है और ये कहता है कि मैं इसको प्ररूप करूंगा। प्ररूप का मतलब होता है जो इसके प्लस के इस तरफ होता है उसको वैसा का वैसा करूंगा। तो यहाँ पर पतंजलि इस अत को छोड़ करके इस तय में ये है मिल जाता है, आप ये भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यह हमारा पतंजलि सिद्ध हो गया। पतंजलि जी हमारे व्याकरण महाभाष्यकार मुनि जी है, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। तो हमारी ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज कमेंट कर पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ही रखोगे। इसका हमें पता होना चाहिए, क्या पता ये पूछ ले, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से इसका बता देता हूँ कि प्ररूप क्या होता है। प्ररूप का मतलब वो होता है जहाँ पर होना तो चाहिए था, जैसे ए के बाद ए आता है तो नियम तो ये कहता है, लघु सिद्धांत व्याकरण का नियम तो ये कहता है कि ए के बाद यदि ए आता है तो दोनों को आ हो जाना चाहिए आकाशावणी दीर्घ संधि से। लेकिन ये एक सूत्र है, ये कहता है कि यदि ए आ के बाद पहले ए की अगर टी संज्ञा हो रखी है, टी संज्ञा है तो वहाँ पर मैं दीर्घ नहीं करने दूंगा, वहाँ पर प्ररूप होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये सूत्र काम करता है, ये इतना काम है। और जो टी संज्ञा होती है वो टी संज्ञा वाला सूत्र कहता है कि अंतिम अच की मैं टी संज्ञा करता हूँ। अब अगर अंतिम अच में अच है तो भी करेगा, यदि अंतिम अच के बाद कोई व्यंजन है तो वो उसके साथ ही दोनों की कर देगा, व्यंजन की भी और उस अंतिम अच की भी, समझ गए। यदि अंतिम अच अकेला अंतिम अच है, उस अच में आप सबको पता है कि हमारे सभी स्वर आते हैं, ये पहले बताया जा चुका पहले वाली वीडियो में, ठीक है। अगर अंतिम अच अकेला है तो अकेले की करेगा, यदि अंतिम अच के बाद व्यंजन है तो व्यंजन को साथ लेकर ही टी संज्ञा करेगा। और फिर ये सूत्र आ जाता है और ये कहता है कि यहाँ पर टी संज्ञा है तो यहाँ पर मैं प्ररूप करूँगा। तो इतना ही सब कुछ था। अगर आपको अब भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही होगा, नमस्कार। और हाँ, जितना हो उसके इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारा मोटिवेट आप सभी बढ़ाओगे। तो धन्यवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।